1990 से 1991 के बीच स्टॉक मार्केट की प्राइस -43 गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइस -50% गिर गई। और वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक जॉब नहीं मिली। और जब हायरिंग खुली तो उनकी उम्र 30 से 40 हो चुकी थी। सो वो लोग कौन हैं और द ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। 1980 में जापान को सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल था कि जापान अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवी बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉरपोरेशन पूरा अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी कि वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापानीज ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी। जापान की चीज़ें पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, चाहे वो कार्स हों, इलेक्ट्रिक्स हों या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके ही उन्हें फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान लिटरली अनस्टॉपेबल था और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में ऐसा हुआ जिसमें जापान का फ्यूचर ही बदलने वाला था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो किसी दूसरी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी और बैंक पैसा छाप रही थी। और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये नहीं पूछती थी कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन एक दिन ये सब खत्म हो गया। 1990 से 1991 के बीच में जापान के स्टॉक मार्केट -43 गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइस -50% ज़्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोन लेना लिटरली ज़ोंबी कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई सालों पहले बैंक करप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से कभी भी बंद नहीं की गई। जापान की मार्केट इस तरह क्लैप की कि अब कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में आती रहती है, लेकिन उस वक्त जापान के साथ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी जनरेशन को इफेक्ट पड़ने वाला था। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है शिशोकु कत्सुदो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर होता है जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को इससे गुजरना होता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को शुशिन कोयो के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब वाले को नौकरी नहीं देता। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जॉब मार्केट बहुत रिजिड है। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीज़न ले आपको मानना पड़ता है। 1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चल रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो ये समझ लो कि अब आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस सारी बड़ी कंपनी ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली। और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 के हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी जिसमें करीब 2 करोड़ लोग थे, जिसे आज हम द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान कहते हैं। इस जनरेशन के कुछ लोग तो आज साफ सफाई का काम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन पर डिपेंड हैं। मतलब कि 30 से 40 साल के लाखों लोग आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं और उनमें से एक हैं हिकिकोमोरी। मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे में इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए कि उन्हें अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। ये सारा दिन घर में रहते हैं, सारा दिन पेरेंट्स के पैसों पे गुजारा करते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना ही किसी से कोई कांटेक्ट करते हैं। और यहीं से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान उन कंट्रीज़ में से है जहाँ के लोग की उम्रें बहुत लंबी होती है। जापान की 30% आबादी 60 साल के ऊपर है और इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है।
इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी वजह है कि द लोस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल एबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी नहीं की, और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो दुनिया में आई ही नहीं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर चुके हैं और बहुत से लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब में होना चाहिए था और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों के ना आने से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफ़ी कंसर्न है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, लेकिन फिलहाल इन सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, और उसकी वजह है वो रिजल्ट जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया जाता है, फिर सारी जिंदगी वो उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती, इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री, जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे। टॉप क्वालिटी एजुकेशन, जीरो क्राइम रेट, बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन जापान की गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी या नहीं? ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबक बनेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।